वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो देखिए बेटा, आपको पता है कि आज हम बेटा रिप्रोडक्शन जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है पूरा कंप्लीट करेंगे। इसका जो गेस है तो इसमें हमने ऑलरेडी बेटा बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए। तो आज एक क्वेश्चन बेटा डिस्कस होगा जो इंतहाई इंपॉर्टेंट बेटा बोर्ड एग्जाम्स के लिए है, मगर यहां पर बेटा मैंने ये 3 मार्क्स का रखा है। अकॉर्डिंगली बेटा ये 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन आ सकता है, या कभी कभी अलग ही क्वेश्चन आएगा स्पर्मेटोजेनेसिस पे, या फिर अलग ही क्वेश्चन बेटा आएगा oogenesis पे। तो इससे बेटा इस चैप्टर इस टॉपिक पे आज आप बहुत पैनी नजर रखना। पहले हम देखेंगे कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है और कब होता है, और oogenesis क्या है और कब होता है। देखिए बेटा, एक चीज आप पहले ख्याल रखिएगा कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस है ये मेल्स में होता है, और ये बराबर बेटा मेल्स में शुरू होता है एट द एज ऑफ प्यूबरिटी, जो हम अप्रोक्सीमेटली बेटा लेते हैं 13 इयर्स। और उसके बाद बेटा जो स्पर्मेटोजेनेसिस है राइट फ्रॉम प्यूबरिटी ये बच्चे में स्टार्ट होता है मेल में एट द एज ऑफ 13 ईयर, जो हम अप्रोक्सीमेटली लेते हैं। और उसके बाद बेटा जो स्पर्मेटोजेनेसिस है ये टिल डेथ तक चलता है, बराबर बेटा मेल के मरने के दम तक उसमें स्पर्मेटोजेनेसिस होती है। हां, विद एजिंग बेटा जो स्पर्मेटोजेनेसिस है, जो स्पर्म्स बनने का नंबर है वो घट जाता है, कम हो जाता है, मगर ये प्रोसेस बेटा कभी रुकता नहीं है। उसके बाद बेटा अगर हम फीमेल्स में आते हैं कि जो oogenesis है ये एक बेटा यूनिक प्रोसेस है जो फीमेल्स में होता है। और आप चौंक जाओगे सुन के कि जो फीमेल्स है उनमें जो oogenesis है वो राइट फ्रॉम फीटल लाइफ ही शुरू हो जाता है। जब एक फीमेल बेटा महज बेटा बहुत सारे यहां पे बेटा किताबें लिखती है, कुछ लिखती है 16th वीक, कुछ लिखती है 20th वीक, तो हम अप्रोक्सीमेटली बेटा 20th वीक पे ही लेंगे। तो बराबर बेटा ये एक फीमेल में तब शुरू होता है जब फीमेल बेटा मां के यूट्रस में ही होती है फीटल लाइफ में, और उसके बाद बेटा ये oogenesis तब कंप्लीट होती है जब बेटा आप सेकेंडरी oocyte के साथ मिलेगा स्पर्म। दैट मींस के एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। सो एक इंतहाई लंबा प्रोसेस है बेटा oogenesis, क्योंकि ये फीमेल में शुरू होता है फीटल लाइफ में। क्यों, लंबी कहानी है, वहां नहीं जाएंगे। फीटल लाइफ में शुरू होता है और ये तब बेटा oogenesis कंप्लीट होती है जब फीमेल में बेटा फर्टिलाइजेशन होती है, जब सेकेंडरी oocyte के साथ बेटा स्पर्म मिलती है, और उसके बाद ही ओवम बनता है, और फिर ओवम सब्सिक्वेंटली क्या बनता है बेटा, जाइगोट, जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूं। सो पहली डिफरेंस यही तो है बिटवीन द स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस है मेल में होता है कब शुरू होता है, जब एक मेल प्यूबरिटी अटेन करता है, टेंटेटिवली 13 साल का हो जाता है, और ये टिल डेथ तक चलता है। बराबर स्पर्मेटोजेनेसिस एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो मेल में मरने के दम तक चला जाता है। मगर कहा मैंने कि विद एजिंग जो बेटा मेल की एज बढ़ती जाती है तो स्पर्मेटोजेनेसिस है रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म जो है वो घट जाता है। मगर बेटा जब हम oogenesis की ओर जाएंगे, ये फीमेल में बेटा शुरू तो होता है फीटल लाइफ में, और तब बेटा ये कंप्लीट oogenesis होता है जब बेटा फर्टिलाइजेशन होती है। सो बहुत लंबा प्रोसेस है बेटा ये oogenesis। उसके बाद जरा बेटा गौर से अब यहां पर देखिएगा, यहां पे बेटा क्या कर रहा हूं मैं, आपका जो बोर्ड है वो यहां पे बेटा थोड़ा बहुत मैं बेटा यहां पे बोर्ड ला रहा हूं ताकि मैं बेटा कुछ पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करूं। तो चलिए बेटा अब यहां पे नजर रखिएगा। देखिए बेटा जब हम देखते हैं मेल में हार्मोन्स का प्रोफाइल क्या है, कि मेल जो है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए बेटा उसमें किस किस हार्मोन की जरूरत पड़ती है, जरा गौर फरमाइए बेटा यहां पे मेल का स्टेटस क्या है। 2 किस्म के हार्मोन्स बेटा यहां पे काम करेंगे, एक FSH और दूसरा बेटा LH, और दोनों तब निकलते हैं जब हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन निकलता है एंड दैट इज कॉल्ड ए GnRH। सो जब एक मेल बेटा प्यूबरिटी अटेन करता है, अब उसके हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन निकलता है GRNH, जो उसके पिट्यूटरी ग्लैंड से अब 2 हार्मोन्स निकालता है। वन इज कॉल्ड एज FSH एंड अनदर इज कॉल्ड एज LH। मेहरबानी करके बेटा यहां पे हार्मोन प्रोफाइल पे पहले नजर रखो ताकि आपको यह पता चले कि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए किस किस हार्मोन की जरूरत पड़ती है एक मेल को।
और उसके बाद मैं बेटा फीमेल में भी शिफ्ट करूंगा हार्मोन प्रोफाइल पे, और उसमें भी आपको यह पता चलेगा कि कौन कौन सा हार्मोन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर oogenesis। तो चले बेटा यहां पर अब देखिएगा, जो FSH है ये बेटा वो सेल्स है जो अपना शिकंजा खास किस्म की सेल्स पे बेटा ये हार्मोन डालता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज सेरोटोली सेल्स। आप सबको पता है कि जो मेल में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं वहां पे खास किस्म की सेल्स होती है, एंड दोज आर कॉल्ड एज सर्टोली सेल्स। इसी पे बेटा FSH अपना शिकंजा कसता है, और यहां से बेटा दो हार्मोन्स निकलते हैं। इस पे बेटा आप नजर रखिएगा, एक तो बेटा यहां से निकलता है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये, इसको हम एक और नाम देते हैं ABP, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, जिसको हम दूसरा नाम देते हैं ABP। और एक और हार्मोन यहां से निकलता है, एंड दैट हार्मोन इज कॉल्ड एज इनहिबिन। तो आज के बाद बेटा याद रखिएगा, ढेर सारे हार्मोन्स बेटा सेरोटोली सेल से निकलते हैं, उसको हम यहां डिस्कस नहीं करेंगे, हम खाली बेटा काम की चीजें यहां देखेंगे। FSH आया, सेरोटोली सेल्स को हिट किया, वहां से दो बेटा चीजें निकालता है, ABP एंड इनहिबिन। इसी तरह बेटा जो LH आपका है ये हिट करता है बेटा खास किस्म की सेल्स को, एंड दो सेल्स आर कॉल्ड एज लेडिंग सेल्स। और लेडिंग सेल्स से अब ये क्या करता है, ये खास किस्म का एक हार्मोन ग्रुप वहां से निकालता है, एंड दोज आर कॉल्ड एज एंड्रोजेंस। और जो मेन एंड्रोजन है, एंड दैट इज टेस्टोस्टेरोन। ये बेटा आप याद रखिएगा कि कौन सा हार्मोन बेटा पिट्यूटरी ग्लैंड का किस सेल को हिट करता है टेस्टिस में, और वहां से कौन कौन से चीजें निकाल के लाता है। इस तरह बेटा LH जो है वो किस सेल को बेटा हिट करता है टेस्टिस में, और वहां से कौन सी चीजें निकाल के लाता है। उसके बाद बेटा अगर हम फीमेल में अब आएंगे, तो फीमेल में भी बेटा मैं यहां पे आपको प्रोफाइल्स भेजूंगा हार्मोन्स का। इसी तरह बेटा फीमेल में भी GnRH है जो हाइपोथैलेमस से निकलता है, और फिर वहां से बेटा दो हार्मोन्स निकलते हैं, वन इज कॉल्ड एज FSH एंड अनदर इज कॉल्ड एज बेटा LH। अब देखिए बेटा क्या यहां पे होगा, जो बेटा आपका FSH है, FSH अब फीमेल्स में क्या करता है, फॉलिकल्स जो होते हैं, चाहे वो प्राइमरी फॉलिकल हो, सेकेंडरी फॉलिकल हो, टर्शियरी फॉलिकल हो, ग्रेफियन फॉलिकल हो, जो ओवरीज में बेटा रहते हैं, ये वहां पर बेटा ग्रेन्युलोसा सेल्स थे स्टिमुलेट करता है, और वहां से एक हार्मोन निकालता है, एंड दैट हार्मोन इज कॉल्ड एज एस्ट्रोजन। इसी तरह बेटा आपका जो LH है ये बेटा कॉर्पस ल्यूटियम में खास किस्म की सेल्स को स्टिमुलेट करता है, एंड दोज सेल्स आर कॉल्ड एज ल्यूटियल सेल्स। और वहां से बेटा एक हार्मोन निकालता है, एंड दैट हार्मोन इज कॉल्ड एज प्रोजेस्टेरोन। ये बेटा आपको याद रखना है। तो इससे आपके बहुत सारे मसले हल हो जाएंगे, क्योंकि जब भी आप रिप्रोडक्शन बेटा पढ़ते हैं आपको पता ही नहीं होता है कि FSH बेटा और LH मेल्स में क्या काम करता है, क्या क्या गुल खिलाता है। ये गुल खिलाता है मेल्स में, और उसके बाद बेटा जो अब फीमेल्स होती है, फीमेल्स में जो FSH और LH है वो क्या क्या गुल खिलाता है, ये बेटा आपके सामने है। इस पे बेटा आप नजर रखिएगा, नीट के लिए भी और बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी। तो ये बेटा मैं आपको PDF के जरिए भेजूंगा आज, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे आपको नजर होनी चाहिए। उसके बाद बेटा अब जरा गौर कीजिएगा यहां पे, अब मैं यहां पे क्या करूंगा, प्लीज बेटा नजर बराबर रखिएगा। अब हम पहले सबसे पहले यहां पर देखेंगे कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो बेटा कैसे होती है। फिर तो आप खुद डिफरेंस बेटा लगाएंगे, फिर आप खुद कंपेयर करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस को और oogenesis को। बेटा बहुत माइन्यूटली यहां पे लेक्चर को सुनिएगा। देखिए बेटा होता क्या है, एक्चुअली बेटा जो मेल्स होते हैं उनमें बेटा टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, और उसी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बेटा जर्माइनल एपिथेलियम होता है जो सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम होता है, और बीच बीच पे ऐसे क्रिसमस ट्री लाइक सेल्स होते हैं, एंड दीज क्रिसमस ट्री लाइक सेल्स आर कॉल्ड एज सेरोटोली सेल्स। और उसके बाद बेटा जो आपको यहां पर ये क्यूबाइडल सेल्स मिलते हैं, दीज आर कॉल्ड एज प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स। और यही तो है बेटा वो प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स जिससे बेटा आगे जाके ये मेल बेटा क्या बनाएगा, स्पर्म्स।
अब देखिए बेटा कैसे ये प्रोसेस सब कुछ चलता है। जो ही मेल प्यूबरिटी अटेन करता है तो बेटा शाबाश एफएसएच और एलएच निकलता है। अब देखिए पहला गेम कौन खेलता है, पहला गेम एलएच ही खेलता है। एलएच क्या करता है, वो लेडिंग सेल्स को हिट कर देता है और वहां से एक हार्मोन निकालता है एंड दैट हार्मोन इज कॉल्ड एज टेस्टोस्टेरोन। अब देखिए बेटा टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, वो अपना शिकंजा बेटा प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स पे कसता है। तो हो गया बेटा शुरू आपका spermatogenesis. So now these are the primordial germ cells. नजर बेटा बराबर रखिएगा। उसके बाद जो ये प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स है ये बहुत तेजी के साथ बेटा मल्टीप्लाई करती है और इस फेज को हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज। नजर बेटा बराबर। उसके बाद बेटा जब ये सेल्स बहुत तेजी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, माइटोसिस करते हैं, तो वहां पर बेटा बनती है स्पर्मेटागोनिया। एक्चुअली बेटा स्पर्मेटागोनिया के दो ग्रुप्स होते हैं, ए एंड बी। मत याद रखिएगा बेटा, सीधे आप याद रखिएगा स्पर्मेटागोनिया। उसके बाद बेटा जो स्पर्मेटागोनिया होता है ये अभी भी डिप्लॉयड है, क्योंकि प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स भी क्या होती है बेटा, डिप्लॉयड। उसके बाद अब देखिए होगा क्या, जो स्पर्मेटागोनिया है अब ये बेटा ग्रोथ करती है एंड दैट फेज इज कॉल्ड एज ग्रोथ फेज। अब इसमें साइटोप्लाज्मिक कंटेंट बेटा जो है इंक्रीज हो जाता है और जब इसमें साइटोप्लाज्मिक कंटेंट इंक्रीज होता है इसका साइज बड़ा हो जाता है। नाउ दिस सेल इज कॉल्ड एज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो अब इस सेल को बेटा हम एक नाम देते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अभी भी बेटा ये डिप्लॉयड है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। उसके बाद बेटा इस प्रोसेस को जब बेटा क्या होता है कि स्पर्मेटागोनिया जो है वो तब्दील हो जाता है इनटू बेटा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, इस प्रोसेस को हम एक नाम देते हैं स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। इस प्रोसेस को हम एक नाम देते हैं स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। अगर आज के बाद आपको कोई कहेगा व्हाट इज स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, घबराना नहीं बेटा। व्हेन स्पर्मेटागोनिया शो ग्रोथ एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, इट इज कॉल्ड एज स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। उसके बाद बेटा अब जरा यहां पे नजर रखिएगा, अब यहां पे क्या होगा, जो ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है अब बेटा शाबाश ये दिखाता है मियोसिस फर्स्ट। क्योंकि बेटा आपको पता है यहां पे डिप्लॉयड स्टेट से हमें सेल्स को हैप्लॉयड स्टेट में रखना है ताकि बेटा जब फर्टिलाइजेशन हो डिप्लॉयड स्टेट जो है वो रेस्टोर हो जाए और स्पीशीज का जो क्रोमोसोम नंबर है वो भी बेटा कांस्टेंट रहे फ्रॉम जनरेशन आफ्टर जनरेशन। अब बेटा यहां पे क्या हुआ, जो ही मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हुआ अब यहां पे बनेंगे दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स और जो ये दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स यहां पे बनेंगे ये दोनों के दोनों क्या होंगे, हैप्लॉइड। क्योंकि आपको पता है मियोसिस 1 इज द रिडक्शनल डिवीजन। अब यहां पर बेटा शाबाश एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेंगे, दो। उसके बाद बेटा आपको पता है अब यहां पर एक और फेज होगा एंड दैट फेज इज कॉल्ड एज मियोसिस सेकेंड। और मियोसिस सेकेंड में अब बेटा यहां पे बनेंगे चार स्पर्मेटिड्स। तो अब बेटा यहां पे चार स्पर्मेटिड्स बने, क्योंकि आपको पता बेटा जब मियोसिस कंप्लीट होता है गेमेटोजेनेसिस में एक स्पर्मेट बेटा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से चार स्पर्मेटिड्स बनते हैं और इस फेज को हम कहते हैं यहां पर बेटा, इसको मैं दूसरे कलर से लाऊंगा ताकि बेटा आपको अच्छी तरह से समझ आए। दिस फेज इज कॉल्ड एज स्पर्मेटिडोजेनेसिस। सो यहां पर बेटा अब स्पर्मेटिडोजेनेसिस हुआ क्योंकि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कन्वर्ट हुआ इनटू 4 स्पर्मेटिड्स। उसके बाद बेटा जो ये फेज है जहां मियोसिस 1 और मियोसिस 2 हुआ, दिस फेज इज कॉल्ड एज मैचुरेशन फेज। इस फेज को बेटा आपको नाम देना पड़ेगा मैचुरेशन फेज। फिर अल्टीमेटली बेटा अब क्या होता है कि जो स्पर्मेटिड्स होते हैं वो अभी बेटा शाबाश डायरेक्टली नॉर्मल सेल्स होते हैं। उसके बाद बेटा अब इन स्पर्मेटिड्स को कन्वर्ट होना होता है इनटू स्पर्मेटोजोआ।
इनमें बेटा मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आती है, इनमें बायोकेमिकल चेंजेस आ जाती है, ताकि बेटा अब ये स्पर्मेटेड जो है ये कन्वर्ट हो जाए इनटू स्पर्मेटोजोआ, जो कल मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाया था। अब इसमें हेड बनना चाहिए, इसमें शब्दा बेटा नेक बनना चाहिए, मिडिल पीस बनना चाहिए, टेल बनना चाहिए, जबकि स्पर्मेटेड बेटा एक नॉर्मल इस तरीके की सेल होती है। सो इसमें ढेर सारी चेंजेस लानी पड़ती है। सो जब स्पर्मेटेड्स को बेटा अब कन्वर्ट होना होता है इनटू स्पर्मेटोजोआ, तो देखिए बेटा अब यहां पर 4 स्पर्मेटोजोआ बने और इसी फेज को हम एक नाम देते हैं। गौर से बेटा यहां पर देखिएगा, इसको हम एक नाम देते हैं एंड दैट फेज इज कॉल्ड एज स्पर्मियोजेनेसिस। बहुत इंपॉर्टेंट बेटा। सो ये बेटा हुई आपकी स्पर्मेटोजेनेसिस कंप्लीट। अब जरा बेटा गौर से देखिएगा, इस स्पर्मेटोजेनेसिस में अब आपने 3 बेटा बड़े प्रोसेसेस पे नजर रखनी है। स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, दैट मींस कि बेटा जब आपका स्पर्मेटोगोनिया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगा, उसके बाद बेटा स्पर्मेटिडोजेनेसिस, जब आपका बेटा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो बनाएगा स्पर्मेटेड, और उसके बाद स्पर्मियोजेनेसिस। एंड स्पर्मियोजेनेसिस मीन जब स्पर्मेटेड से क्या बनेंगे बेटा स्पर्मेटोजोआ। सो यहां पर बेटा अब हम इस फेज को एक नाम देते हैं एंड दैट फेज इज कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन फेज। क्यों इसको डिफरेंशिएशन फेज कहते हैं? क्योंकि यहां पे बेटा जो स्पर्मेटिड्स आपके हैं उनको बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, उनको बेटा कन्वर्ट करना होता अपने आप को स्पर्मेटोजोआ में, जहां पे बेटा इसमें पूरी मॉर्फोलॉजिकल और बायोकेमिकल चेंजेस लानी पड़ती है। तो यह है बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस का खाका जो आपके सामने बेटा मैंने यहां पे लिया। अब क्वेश्चन ये उठता है, हार्मोन्स कौन कौन कहां कहां पे काम करता है? देखिए बेटा बराबर प्रिमोर्डियल जर्म सेल से अप टू स्पर्मेटेड्स, बेटा यहां पे क्या होता है, एक हार्मोन जो है वो खुद ब खुद काम करवाता है एंड दैट इज कॉल्ड एज टेस्टोस्टेरोन, जो किन सेल से निकलता है बेटा एलएच से, सॉरी जो किन सेल से निकलता है बेटा लेडिक सेल से, इन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ किस हार्मोन से बेटा एलएच। सो जब LH है लेडिक सेल्स पे बेटा स्टिमुलेशन हुई, टेस्टोस्टेरोन बना, और यही टेस्टोस्टेरोन अब क्या करेगा, ये प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स को कन्वर्ट करेगा इनटू स्पर्मेटिड्स। खत्म खेल। पर अब क्वेश्चन ये उठता है कि जो सर ये स्पर्मेटिड्स है इनको अब कन्वर्ट होना है ना इनटू द स्पर्मेटोजोआ, इनको कन्वर्ट कौन स्पर्मेटोजोआ में करेगा? देखिए बेटा अब यहां पे एक पेज फंसा हुआ है जिस पे आपको नजर बेटा होनी चाहिए। देखिए बेटा जो ये स्पर्मेटिड्स अब क्या बना रहे हैं स्पर्मेटोजोआ, इसके लिए भी टेस्टोस्टेरोन चाहिए, मगर बेटा इसके लिए टेस्टोस्टेरोन जो है वो 100 गुना ज्यादा लेवल्स में होना चाहिए। और अब क्वेश्चन ये उठता है कहां से अब हम बेटा टेस्टोस्टेरोन की लेवल जो है वो 100 गुना इंक्रीज करें? हाउ इट इज पॉसिबल? यहीं पे तो बेटा अब आपका एक हार्मोन है जो रेस्क्यू में आता है एंड दैट हार्मोन इज कॉल्ड एज FSH। देखिए बेटा ये FSH क्या करता है, पहले ही मैंने बोला था हार्मोन्स पे नजर रखिएगा। ये सर्टोली सेल्स को अपने शिकंजे में कस लेता है और वहां से बेटा एक हार्मोन बना डालता है एंड दैट हार्मोन इज कॉल्ड एज ABP, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। अब ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन क्या करता है, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में बेटा इस टेस्टोस्टेरोन को पकड़ लेता है और उसकी लेवल्स को 100 गुना बेटा इंक्रीज कर देता है, और अंडर हाई लेवल्स ऑफ टेस्टोस्टेरोन ही अब स्पर्मेटिड्स कन्वर्ट होते हैं इनटू स्पर्मेटोजोआ। नो डाउट बेटा पहले फेज में भी टेस्टोस्टेरोन ही गुल खिलाता है, दूसरे फेज में भी टेस्टोस्टेरोन ही गुल खिलाता है, मगर दूसरे फेज में टेस्टोस्टेरोन 100 गुना बेटा ज्यादा बढ़ना चाहिए देन द ब्लड लेवल्स। फिर कैसे बेटा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर फिर इस बेटा टेस्टोस्टेरोन को कंसंट्रेट किया जाता है, कैसे इसकी लेवल्स को 100 गुना इंक्रीज किया जाता है, जो इंतहाई इंपॉर्टेंट है स्पर्मेटिड्स को कन्वर्ट करने में इनटू स्पर्मेटोजोआ। यस बेटा एक कंपोनेंट है दैट इज ABP जो ऐसा करने में कामयाब होता है। इसलिए बेटा दोनों सेल्स को सैल्यूट कीजिएगा, स्पर्मेटोजेनेसिस में LH को भी जो टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करता है और सर्टोली सेल्स को भी जो ABP प्रोड्यूस करता है। अगर ABP नहीं निकलेगा तो कभी भी बेटा आपका स्पर्मियोजेनेसिस जो है वो कंप्लीट नहीं होगा, कभी भी आपके स्पर्मेटिड जो है वो स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट नहीं होंगे, क्योंकि बेटा जो टेस्टोस्टेरोन है वो कंसंट्रेट नहीं हो पाएगा विद इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स।
तो ये तो था बेटा आपका स्पर्मेटोजेनेसिस, जिस पे आपको बेटा नजर रखनी पड़ेगी। बस अगर क्वेश्चन भी आया स्पर्मेटोजेनेसिस पे, अगर आप चार्ट ही बनाएंगे तो बहुत काफी है। एटलीस्ट बेटा इसी को आपको एग्जामिनर बेटा 3 मार्क्स देगा। उसके बाद बेटा अब जरा गौर से देखिएगा, जो ये होल साइकिल यहां पे स्पर्मेटोजेनेसिस का है, ये लगभग बेटा कंप्लीट होता है 64 डेज में। हां, कुछ किताबें बेटा 70 डेज का भी जिक्र करते हैं, पर बेटा आप जनरली याद रखिएगा कि 64 डेज में बेटा कंप्लीट हो जाता है। अब जरा बेटा गौर से देखिएगा, 64 डेज में ये साइकिल पूरा कंप्लीट हुआ। अब यहां पर नजर रखिएगा, जब ये बेटा स्पर्मेटोजुआ अब बनते हैं तो देखिए होता क्या है। टेस्टिस के अंदर बेटा एक हलचल हो जाती है, जिसपे आपको नजर रखनी पड़ेगी। जो बेटा ये आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल यहां पे है, इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में अब बेटा सेल्स होती है, एंड दो सेल्स आर कॉल्ड एज सेरेटोली सेल्स। और जो ही बेटा स्पर्मेटिड्स यहां बनती है, तो ये स्पर्मेटिड्स अब क्या करते हैं, ये बेटा सेरेटोली सेल्स के वॉल के साथ जुड़ जाते हैं। और अब बेटा जो ही ये स्पर्मेटिड्स जो है सेरेटोली वॉल के या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ जुड़ गए, तो उसी टाइम देखिए बेटा क्या होता है। अब ये सेरेटोली सेल्स एबीपी प्रोड्यूस करता है। एबीपी बेटा फिर क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन को कंसंट्रेट करता है, 100 गुना उसकी लेवल्स को इंक्रीज करता है। और अब यही सेरेटोली सेल्स आहिस्ता आहिस्ता बेटा स्पर्मेटिड को किस में कन्वर्ट कर देती है, स्पर्मेटोजुआ। और वंस बेटा स्पर्मेटोजुआ बना, अब बेटा ये सेरेटोली सेल्स के मेम्ब्रेन से अलग हो जाते हैं और चले जाते हैं बेटा टुवर्ड्स द इंट्राटेस्टिकुलर डक्ट सिस्टम, ट्यूबुलर रेक्टर, रेटिटेस्टिस, उसके बाद वासा एफरेंशिया, और उसके बाद बेटा एपिडिडाइमिस में। और इस प्रोसेस को जहां पे बेटा आपकी स्पर्म्स बेटा सेरेटोली सेल से अलग हो जाती है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्पर्मिएशन। इसी प्रोसेस को बेटा हम एक नाम देते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड एज स्पर्मिएशन। तो ये तो था बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में। अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे, एंड दैट इज द oogenesis, और देखेंगे बेटा oogenesis में अब हमें क्या क्या याद रखना है। नजर बेटा आप बराबर यहां की ओर रखिएगा कि oogenesis में अब हमें क्या याद रखना है। गौर कीजिएगा बेटा यहां की ओर। देखिए बेटा जो oogenesis है, ये भी बेटा अब ओवरीज में स्टार्ट होता है। मगर मैंने अभी आपको कहा कि इसकी शुरुआत कब होती है बेटा, ड्यूरिंग फीटल लाइफ। अब देखेंगे बेटा ये कैसे शुरू हुआ फीटल लाइफ में। देखिए अब होता क्या है, जो ये ओवरीज होती है बेटा, गौर से यहां पर देखिएगा, ड्यूरिंग फीटल लाइफ इसमें बेटा एग नेस्ट्स होते हैं। ये बेटा यहां पे नजर रखिएगा। और ये एग नेस्ट एक्चुअली जो होते हैं ये oogonia होते हैं। क्या होते हैं बेटा, oogonia। सो बहुत सारे oogonia बेटा मिले होते हैं और एग नेस्ट इन्होंने बनाए होते हैं। कहां पर बेटा, ओवरीज में। उसके बाद अब देखिए बेटा होता क्या है, जो ही बेटा अब एक फीमेल फीटल लाइफ में होती है, लगभग बेटा मैंने अभी आपको कहा कि यहां वेरिएशन है, कुछ 16 हफ्ते बोलते हैं, कुछ 20, कुछ 25। अब यहां पर बेटा जो कोई भी अब पीरियड है उसमें मुझे जाने की जरूरत नहीं है। तो इस फीटल लाइफ में आप देखिएगा क्या होगा। अब बेटा शाबाश हार्मोन एक आता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज FSH। अब देखिए बेटा ये FSH क्या कर देता है, ये बेटा इस एग नेस्ट में क्योंकि हजारों बेटा एग नेस्ट होते हैं, लाखों एग नेस्ट उस टाइम होते हैं। अब ये एक एग नेस्ट में क्या करता है, ये एक oogonia को बेटा शाबाश ग्रो करवाता है। और जब एक oogonia ग्रो करता है तो ये कन्वर्ट होता है बेटा इनटू द प्राइमरी oocyte। अब बेटा ये प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट हुआ। उसके बाद बेटा आपको पता है कि जो ये oogonia है 2n है, और जो प्राइमरी oocyte है ये भी क्या होता है बेटा 2n, कोई शक नहीं। उसके बाद बेटा अभी भी फीमेल बेटा फीटल लाइफ में ही चल रही है। अब जो ये प्राइमरी oocyte है ये शुरू करता है दिखाना बेटा मियोसिस 1, मगर बेटा ये अरेस्ट हो जाता है यहां पर एक स्टेज में, एंड दैट स्टेज इज कॉल्ड एज बेटा ये आपने पढ़ा होगा प्रोफेज 1। और प्रोफेज 1 में बेटा आपके सेल साइकिल में लिखा है कि ये डिप्लोटीन स्टेज में बेटा हैंग हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि जो प्रोफेज 1 है मियोसिस 1 का एक इंतहाई लंबा फेज होता है, जिसमें लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस होता है। अब बेटा ये किस स्टेज में अरेस्ट होता है, डिप्लोटीन, और बस बेटा इसी स्टेज में अब रहता है। अब उसके बाद बेटा फीमेल पैदा भी होती है,
उसके बाद बेटा फीमेल प्यूबरिटी भी अटेन कर लेती है, तब तक ये बराबर बेटा किस फेज में अरेस्ट हुआ होता है? प्रोफेज फर्स्ट में ही, डिप्लोटीन में। सो दैट मींस कि बेटा जो ये डिप्लोटीन का बेटा अरेस्ट है, प्रोफेज 1 का अरेस्ट है, ये फीटल लाइफ में लगता है और बराबर बेटा प्यूबरिटी तक ये चलता रहेगा। उसके बाद बेटा अब जो ही एक फीमेल 13 साल की हो गई, अब 13 साल के होते ही अब बेटा एफएसएचओ निकलेगा। एफएसएच क्या करेगा? वो मियोसिस 1 को कंप्लीट करवाएगा और जब मियोसिस 1 कंप्लीट होगा तो यहां पे बेटा बनेगा सेकेंडरी oocyte। अब सेकेंडरी oocyte जो है वो हैप्लॉइड होगा। सर अभी आपने कहा कि जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट था वो एक था, फिर प्राइमरी से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कितने बने? 2। सर यहां पे आपने तो एक ही सेकेंडरी oocyte लिखा, क्योंकि बेटा यहां पे एक और छोटी सी सेल बनती है एंड दैट इज कॉल्ड एज फर्स्ट पोलर बॉडी, और बेटा इसको हम नाम देते फर्स्ट पोलोसाइट। तो दैट मींस कि बेटा जब फीमेल में oogenesis होता है तो वो बेटा अनइक्वल मियोटिक डिवीजन करता है, जबकि मेल में जब स्पर्मेटोजेनेसिस में मियोसिस 1 होता है वहां पे 2 सेल्स इक्वल शेप के, इक्वल साइज की बनती है। यहां पे बेटा एक सेल बड़ी और दूसरी सेल छोटी बनती है। खाली बेटा यहां पे क्या हो जाता है कि मैक्सिमम साइटोप्लाज्म जो है वो रिटेन कौन करता है बेटा? मियोसिस फर्स्ट में ज्यादा, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ मियोसिस फर्स्ट, सेकेंडरी oocyte। और इस फर्स्ट पोलर बॉडी में इंतहाई कम बेटा साइटोप्लाज्म जाता है। सर क्यों? क्योंकि मैंने आपको कल के लेक्चर में कहा था बेटा कि जब जाइगोट बनता है, एक्चुअली ओवम जो है वो बेटा शाबाश जाइगोट बनाता है। सो जाइगोट का जो साइटोप्लाज्म होता है वो कहां से आया होता है बेटा? ओवम से। इसलिए बेटा जाइगोट में मैक्सिमम साइटोप्लाज्म होना चाहिए ना, और इसीलिए बेटा यहां पे डिवीजन अनइक्वल होता है, क्योंकि ओवम को ही आगे जाके जाइगोट बनाना होता है। क्योंकि अगर हम हकीकत में जाएंगे, जो स्पर्म होती है वो अपना न्यूक्लियस बेचता है, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल बेचता है, वो अपना कोई ऑर्गेनल बेटा ओवम में नहीं बेचता है एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। इसलिए बेटा जो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस हम में होती है वो खाली बेटा हमें मां से मिलती है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया भी बेटा हमारी सेल्स में जो है वो हमारी मां के ही होते हैं। इसीलिए बेटा यहां पे अनइक्वल डिवीजन होता है। तो ये भी एक डिफरेंस बनी और बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में। उसके बाद अब देखिए बेटा होगा क्या? अब बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में ही पहले एफएसएच निकला। अब उसने बेटा जो प्राइमरी oocyte सस्पेंड हुआ था मियोसिस सेकंड में, उसको अरेस्ट से आजाद किया। अब सेकेंडरी oocyte बनाया। उसके बाद बेटा अब जो सेकेंडरी oocyte है ये अब बेटा शाबाश मियोसिस सेकंड दिखाएगा, और मियोसिस सेकंड जब दिखाएगा तो क्या बनाएगा बेटा? ओवम। और इसी के साथ बेटा ओवम के साथ और एक बॉडी निकलेगी एंड दैट इज कॉल्ड एज सेकेंड पोलर बॉडी, और इसको बेटा हम कहेंगे सेकेंड पोलोसाइट, या बेटा ओवम को हम एक और नाम देंगे ooted। सो दैट मींस कि बेटा ओवम अल्टीमेटली कितना बनता है बेटा? 1। जबकि स्पर्मेटिड्स बेटा स्पर्मेटोजोआ कितने बनते थे? 4। यहां ओवम कितना बना? 1। इसलिए बेटा ओवल्यूशन जब हो जाती है तो खाली एक ही ओवम नॉर्मली बेटा रिलीज हो जाता है। ओवम नहीं कहेंगे, सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाता है। सो ये ओवम बनने के लिए बेटा यहां पर इस मियोसिस सेकंड में मैंने अभी आपको कहना है कि मियोसिस सेकंड में अब ये बेटा अरेस्ट हो जाता है। कहां पर बेटा? मेटाफेज सेकंड में। अब बेटा जब ये सेकेंडरी oocyte अरेस्ट है मेटाफेज सेकंड में, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर, फिर ओवल्यूशन होगी। अब ये सेकेंडरी oocyte बेटा सस्पेंडेड एट मेटाफेज सेकंड निकलेगा, जाएगा फैलोपियन ट्यूब में। अगर इस बीच में बेटा वहां स्पर्म पहुंची, फर्टिलाइजेशन हुई, तो ये बेटा सेकेंडरी oocyte अब तब्दील होगा इनटू ओवम, और क्या बनाएगा? सेकेंड पोलर बॉडी, जो मैंने कल बोला था आपको पेरिविटलाइन मेम्ब्रेन में होती है, पेरिविटलाइन स्पेस में होती है। और उसके बाद बेटा ओवम जो है वो सब्सिक्वेंटली क्या बनाएगा? जाइगोट। तो ये था बेटा आपका स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। इस पे बेटा आप अच्छी तरह से अब नजर रखिएगा। तो चले बेटा हम आगे की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे बेटा कि अब हमें यहां पर और क्या याद रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 बेटा हमारा जो 3 नंबर का क्वेश्चन था कंप्लीट हुआ। तो नेक्स्ट बेटा राइट शॉर्ट नोट ऑन एसटीडीज। बहुत ही आसान बेटा, इसमें कुछ नहीं करना है। एसटीडीज एक्चुअली मींस बेटा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, या बेटा हम इनको कहते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड
इन्फेक्शंस, या फिर हम इसको कहते हैं बेटा, एक और नाम देते हैं वेनेरियल डिजीजेस। सो ये बेटा आप याद रखेंगे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या है सर ये एसटीआई, क्या है ये बेटा सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस। या बेटा अब अगर हम यहां पर देखेंगे, ये वो डिजीजेस है जो होती है बेटा, जो ट्रांसमिट होती है थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स विद द इन्फेक्टेड पर्सन। सो अगर बेटा कोई इंसान इन्फेक्टेड है, अब कोई नॉर्मल इंसान मेल हो या फीमेल हो मेट कर रहा है इसके साथ, सपोज बेटा फीमेल इन्फेक्टेड है, अब बेटा हेल्दी मेल इसके साथ बेटा मेट कर रहा है तो उसको इन्फेक्शन लगेगी। या बेटा मेल इन्फेक्टेड है तो हेल्दी फीमेल इसके साथ मेट कर रहा है तो एट दैट टाइम बेटा इन्फेक्शन लगेगी। सो दैट मीन्स कि बेटा जब किसी डिजीज का कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन होगा सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो एट दैट टाइम बेटा हम इन डिजीजेस को कहते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। आसान है बेटा। उसके बाद ये भी आप याद रखेंगे, एग्जाम्पल भी देना कि बैक्टीरियल एसटीडी कौन कौन सी है, जैसे सिफिलिस है, गुनहेरिया है, इसी तरह बेटा क्लाइमाइडियसिस है। इस तरह बेटा वायरल एसटीडीज पे अगर आप आएंगे, एड्स को भी हम लेते हैं बेटा एज वायरल एसटीडी। इस तरह बेटा हेपेटाइटिस बी जो आपकी टेक्स्ट में लिखा है, जेनिटल हर्पीज है, जेनिटल वार्ट्स है, इस पे भी आप नजर रखिएगा। और एक प्रोटोजोअल डिजीज है जो बेटा सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज में गिनी जाती है, ट्राइकोमोनियसिस, जिसको ट्राइकोमोनास वेजिनालिस करता है। बस बेटा शॉर्ट नोटिस पे आप लिखेंगे। उसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है एमटीपी। देखिए बेटा ये एमटीपी अब क्या होता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें बेटा मुझे ज्यादा आपको बेटा ये ज्यादा इस पे बेटा काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सीधे बेटा आपको याद होगा और इसमें कोई कंसेप्ट नहीं लगता है। उसके बाद बेटा अब देखिए बेटा एमटीपी क्या होता है। दिस इज कॉल्ड एज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। देखिए बेटा ये मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अब क्या होता है। देखिए बेटा अगर आप इंटेंशनल एबॉर्शन करोगे, दैट मीन्स कि बेटा एक फीमेल प्रेग्नेंट है, उसके यूट्रस में बच्चा पल रहा है, और उसके बाद अगर बेटा अब आप इंटेंशनली इसको अबॉर्ट करोगे, इसके बच्चे को बेटा मार डालोगे, प्रीमैच्योर बेटा इसकी आप ये करेंगे, डिलीवरी करेंगे, डिलीवरी नहीं कह सकते हैं आप बेटा, इस बच्चे को अबॉर्ट करोगे, तो एट दैट टाइम बेटा वी कॉल इट एज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अब क्वेश्चन उठेगा कि क्या सर ये जायज है। हां बेटा ये जायज है, मगर कंडीशंस लगते हैं। ऐसा नहीं है कि बेटा अगर हम फीटिसाइड करते हैं या कोई डॉक्टर बेटा फीटिसाइड करेगा विदाउट एनी रीजन, ये बेटा फीमेल फीटिसाइड आमतौर होते हैं बेटा, तो बहुत गुनाह है। और बेटा हुकूमत या गवर्नमेंट भी इसको बेटा बैन कर चुकी है। सो गवर्नमेंट की नजर में भी बेटा ये गलत है, और उसके बाद रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू पे जाएंगे गलत है। मगर बेटा एक जगह एज अ डॉक्टर इंशाल्लाह जब आप बनोगे, आपको बेटा लॉ इजाजत देता है, आपको अपना रिलीजन इस्लाम भी इसको इजाजत देता है। देखिए कैसे, सपोज बेटा फीमेल को प्रेगनेंसी कंटिन्यू करने की वजह से खतरा है, तो अगर बेटा ये प्रेगनेंसी जो है, बहुत सारी कंडीशंस है, यहां नहीं बोलेंगे, बहुत सारी ऐसी कंडीशंस है जहां पर एक फीमेल अगर प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करेगी तो उसके सर्वाइवल पे खतरा है, उसको मरने का खतरा है, तो उस टाइम बेटा एज अ डॉक्टर आप पे लाजमी होता है कि फीमेल को बचाना है। अगर उसका बच्चा जो बेटा अभी अंदर यूट्रस में पल रहा है, अभी बेटा प्रीमैच्योर है, अगर वो मरेगा कोई परेशानी नहीं है। या इसी तरह बेटा अगर किसी बच्चे को बहुत खतरनाक लीथल जेनेटिक डिसऑर्डर है, जैसे बेटा उसको एडवार्ड सिंड्रोम है, पटाउ सिंड्रोम है, बहुत गंदे बेटा जेनेटिक डिसऑर्डर्स है, तो एट दैट टाइम बेटा डॉक्टर लोग क्या करते हैं, वो इस बच्चे को अबॉर्ट करते हैं। आई डोंट नो बेटा कि यहां इस्लाम इसको इजाजत देगा, मगर इस्लाम एक जगह जरूरी इजाजत देगा कि अगर फीमेल को खतरा है, मरने का खतरा है, उस टाइम बेटा डॉक्टर को कोई गुनाह नहीं है, वो बेटा इसके बच्चे को जो उसके यूट्रस में पल रहा है, जो उसकी मौत का सबब बनने वाला है, उसको अबॉर्ट कर सकता है। अब बेटा जो ये आपका एमटीपी है, ये कहां तक आप कर सकते हो। देखिए बेटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक कानून है कि 12 हफ्ते तक बेटा शाबाश हम इस एमटीपी को कर सकते हैं। अगर 12 हफ्ते तक प्रेगनेंसी है तो आपको बेटा पता चला कि इस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने की वजह से फीमेल को खतरा है, या इसका जो बच्चा है उसको एक खतरनाक जेनेटिक डिसऑर्डर से सफर कर रहा है, या खतरनाक किसी बेटा एबनॉर्मलिटी से सफर कर रहा है, तो एट दैट टाइम यू कैन डू इट आफ्टर 12 वीक्स। तो एट दैट टाइम अगर ये 12 वीक्स तक हो रहा है तो आपको बेटा एक डॉक्टर
की जरूरत पड़ेगी, अंडर वन डॉक्टर इसको बेटा सुपरवाइज किया जाता है। अगर बेटा अब फीमेल में 12th वीक के बाद बेटा प्रॉब्लम क्रिएट हुई, 12 वीक तक सब कुछ ठीक चल रहा था, 12 वीक के बाद अब प्रॉब्लम हुई, अप टू 24 वीक्स तक भी हम बेटा एमटीपी कर सकते हैं, मगर उस टाइम बेटा 2 डॉक्टर्स की प्रेजेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 डॉक्टर्स के सुपरविजन में होना चाहिए। टेक्स्ट बुक लिख रही है बेटा। उसके बाद बेटा अब जब हम जूं आगे प्रेगनेंसी बढ़ती है, अगर हम बेटा लेट प्रेगनेंसीज पे एमटीपी करेंगे तो बहुत खतरा होता है बेटा, फीमेल को मरने का बहुत ज्यादा खतरा होता है। तो ये पॉइंट्स आप बेटा याद रखिएगा। उसके बाद बेटा इनफर्टिलिटी के बारे में मैंने आपको परसों ही बेटा, जहां पे मैंने आपको टेक्निक्स पढ़ाई थी, आईवीएफ, ईटी, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो ट्रांसफर, वहां पढ़ाया था। इनफर्टिलिटी मींस कि अगर कपल्स है बेटा सेक्सुअल कोहैबिटेशन में है फॉर द 2 years, उसके बाद भी बच्चा नहीं पैदा हो रहा है, तो इनफर्टिलिटी, या तो मेल में प्रॉब्लम है नहीं तो फीमेल में प्रॉब्लम है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। देखिए बेटा ये अब टेस्टिस है और टेस्टिस के अंदर बेटा आपको पता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, तो ये आपको बेटा मालूम होना चाहिए कि जो मेल होते हैं उनके टेस्टिस में बेटा टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स होते हैं, और उन्हीं टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स में बेटा हाईली कॉइल्ड 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, और इन्हीं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को जब हम बेटा माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे, इनको बेटा अंदर से एक एप्थिलियम लाइन करता है, जो मैंने अभी आपको कहा जर्मिनल एप्थिलियम, जिसमें क्यूबाइडल सेल्स होती है और बीच बीच में बेटा क्रिसमस ट्री लाइक सेल्स होती है, एंड दो सेल्स आर कॉल्ड एज सेरेटोली सेल्स। यही तो बेटा आपको इसमें लिखना है, छोटा सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, कंपोनेंट्स ऑफ सीमेंट। देखिए बेटा सीमेंट के अब कंपोनेंट्स क्या होते हैं। देखिए बेटा जब हम सीमेंट को देखते हैं, इसका पीएच जो होता है ये बेटा आप याद रखिएगा 7.33 होता है। दैट मींस कि बेटा ये स्लाइटली अल्कलाइन होता है, क्योंकि बेटा जो अल्कलाइन पीएच है वो बहुत ज्यादा फेवरेबल होता है फॉर स्पर्म्स। एसिडिक पीएच में स्पर्म्स बेटा मर जाती है। उसके बाद जब हम सीमेंट के कंपोनेंट्स देखते हैं बेटा, इसमें 2 कंपोनेंट्स होते हैं, वन इज कॉल्ड एज स्पर्म्स एंड अनदर इज कॉल्ड एज, जो इसमें फ्लूइड होता है, एंड दैट फ्लूइड इज कॉल्ड एज सेमिनल प्लाज्मा। उसके बाद बेटा ये आप लिखिएगा कि जब एक मेल इजैकुलेट कर देता है तो उसके इजैकुलेट में बेटा 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स होती है, और इसमें कम से कम बेटा 60% स्पर्म जो है उनकी शेप जो है और साइज जो है वो नॉर्मल होना चाहिए, ये भी आप लिखेंगे उसमें। उसके बाद बेटा इस 60% में 40% स्पर्म्स ऐसी होनी चाहिए जिनमें विगोरस मोटिलिटी होनी चाहिए, जिनमें बहुत अच्छी मोटिलिटी होनी चाहिए। अगर बेटा 60% स्पर्म्स जो है उनकी शेप बेटा नॉर्मल है, साइज नॉर्मल है, और इस 60% में 40% स्पर्म्स की विगोरस मोटिलिटी है, तो ये मेल फर्टाइल है। अगर बेटा शाबाश 60% से कम ही स्पर्म्स की शेप साइज नॉर्मल है, तो एट दैट टाइम बेटा मेल इनफर्टाइल हो सकता है। उसके बाद बेटा अब जो सेमिनल प्लाज्मा है, सेमिनल प्लाज्मा बेटा एक फ्लूइड है जो बेटा कलेक्ट किया जाता है, जो बहुत सारे स्ट्रक्चर से बेटा प्रोड्यूस होता है। ये बेटा एपिडिडाइमिस से भी प्रोड्यूस होता है, ये वासा डिफरेंशिया से भी निकलता है, सेमिनल वेसिकल से भी निकलता है, प्रोस्टेट ग्लैंड से भी निकलता है, और बेटा बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड से भी निकलता है। और जो सेमिनल प्लाज्मा होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है टू प्रोवाइड नरिशमेंट टू द स्पर्म्स, टू प्रोवाइड मोटिलिटी टू द स्पर्म्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर मैचुरेशन ऑफ स्पर्म्स। यही आप बेटा बोर्ड एग्जाम्स में लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट एनी 2 मेजर फंक्शंस ऑफ टेस्टिस एंड ओवरीज। बेटा टेस्टिस से क्या निकलते हैं, स्पर्म्स बनते हैं, और ओवरीज से बेटा शाबाश क्या बनते हैं, ओवम। उसके बाद बेटा टेस्टिस से बेटा हार्मोन्स बनते हैं, हार्मोन्स निकलते हैं मोस्टली एंड्रोजेंस, और ओवरीज से बेटा निकलते हैं एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ये आप लिखेंगे बेटा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एमिनियोसेंटेसिस एंड व्हाट आर इट्स मिसयूजेस। देखिए बेटा अब जो एमिनियोसेंटेसिस है, या बेटा पहले हम देखेंगे एमिनियोसेंटेसिस क्या है, और उसके बाद बेटा हम देखेंगे व्हाट आर इट्स मिसयूजेस। देखिए एमिनियोसेंटेसिस क्या होता है।
अगर आप गौर से बेटा यहां पर इस इमेज की ओर देखेंगे, गौर से बेटा अब आप इस इमेज की ओर देखिएगा। इसको मैं थोड़ा बहुत बेटा यहां पे बड़ा कर दूंगा ताकि बेटा आपको अच्छी तरह से इसके बारे में पता चले। देखिए बेटा क्या किया जाता है, यहां पर बेटा एक नीडल एब्डोमेन के जरिए इस प्रेग्नेंट फीमेल के यूट्रस में पहुंचाई जाती है। बड़ी नीडल होती है, मगर ऐसे नहीं बेटा, सीधे ही नहीं, अंडर द गाइडेंस ऑफ बेटा अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड की गाइडेंस में बेटा ये सब कुछ हो जाता है। तो ये बेटा अल्ट्रासाउंड का प्रोब है। तो ये प्रोब बेटा अब बराबर बेटा इसके यूट्रस के ऊपर रखा जाता है, स्किन पे, एब्डोमिनल कैविटी पे। उसके बाद ये प्रोब दिखाता है कि नीडल कहां से जाती है। फिर बेटा जब ये नीडल जाएगी इनटू द बेटा फीमेल यूट्रस, फिर फीमेल यूट्रस से बेटा ये कोरियन को पंचर करेगा, कोरियन के बाद एमनियन को पंचर करेगा, और एमनियन को पंचर करने के बाद बेटा अब यहां पर फ्लूइड कलेक्ट किया जाता है। नियरली 20 ml एमनियोटिक फ्लूइड को कलेक्ट किया जाता है। इसी को बेटा हम एमनियोसेंसिस कहते हैं। सो जब एक प्रेगनेंसी के टाइम डॉक्टर बेटा एमनियोटिक फ्लूइड को निकालेगा फ्रॉम द बेटा मदर्स यूट्रस या प्रेग्नेंट यूट्रस अंडर द गाइडेंस ऑफ द बेटा अल्ट्रासाउंड प्रोब, एट दैट टाइम वी कॉल दिस टेक्निक एज एमनियोसेंसिस। अब क्वेश्चन होने का सर क्यों करते हैं, डॉक्टर लोगों को क्या जरूरत पड़ती है ये करने के लिए? देखिए बेटा इसके बहुत सारे फायदे भी है, मगर फिर इसको मिसयूज भी किया जाता है। देखिए पहला फायदा क्या है, सपोज बेटा जो बच्चा यूट्रस में पल रहा है, अब बेटा जब ये एमनियोटिक फ्लूइड में होता है तो इसमें कुछ सेल्स फीटस की भी आती है, तो इसमें फीटल सेल्स होती है। उसके बाद बेटा हम क्या करते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड जब निकाला, हम एमनियोटिक फ्लूइड को सेंट्रीफ्यूगेशन कर देते हैं और वहां से बेटा फीटल सेल्स निकालते हैं। फिर इन फीटल सेल्स की जेनेटिक बेटा स्क्रीनिंग हो जाती है। कहीं बेटा इस फीटस को अगर डॉक्टर को खदशा है, वो सोच रहा है कि बच्चे को कोई बेटा जेनेटिक डिसऑर्डर जैसे डाउन सिंड्रोम है, एडवार्ड सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम है, जैकब सिंड्रोम है, इस तरह बेटा वार्केनेज सिंड्रोम है, कैट आई सिंड्रोम है, बहुत सारी डिजीजेस है। अब बेटा देखिए क्या करता है ये डॉक्टर, अब ये बेटा स्क्रीन करता है फीटल सेल्स को, कहीं इसमें कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं। क्योंकि आपको पता है बेटा अगर किसी को डाउन सिंड्रोम होता है उसमें क्रोमोसोम नंबर 21 की ट्राइसोमी होती है, 3 कॉपीज क्रोमोसोम नंबर 21 की होती है। या इसी तरह अगर किसी को क्राइडू-चैट सिंड्रोम होता है उसमें क्रोमोसोम नंबर 5 का कुछ हिस्सा जो है वो डिलीट हुआ होता है। तो इससे बेटा डॉक्टर लोग क्या करते हैं, फीटल सेल से बेटा फिर सेल्स को निकाल के फिर बेटा जेनेटिक स्क्रीनिंग करते हैं, कहीं इसमें कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर तो नहीं है, तो उससे पता चलता है। उसके बाद बेटा इससे बहुत सारी ऐसी भी चीजें पता चलती है कि कहीं बेटा फीटस को कोई इंफेक्शन तो नहीं है, मगर बेटा इसका मिसयूज एक जगह होता, दैट इज सेक्स डिटर्मिनेशन। इससे डॉक्टर को यह पता चलता है कि जो बच्चा इस मां के यूट्रस में पल रहा है क्या ये मेल है कि फीमेल है। सर कैसे पता चलेगा? देखिए बेटा कैसे, जो मेल्स होते हैं बेटा आपको पता है ना कि मेल्स में जो क्रोमोसोम्स होते हैं 44XY, और जो फीमेल्स होते हैं, फीमेल्स में जो क्रोमोसोम सेटअप है वो 44XX है। और जो फीमेल में एक X क्रोमोसोम होता है ये हेटेरोक्रोमेटाइज चला गया होता है। हेटेरोक्रोमेटाइज मींस कि ये इनएक्टिव हुआ होता है। इसी को बेटा हम कहते हैं बार बॉडी। और पहली बार बेटा एक साइंटिस्ट उठी जिसका नाम लियोन था, और लियोन ने बेटा कहा कि क्यों फीमेल में एक एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिव होता है। इसी फिनोमिना को उसने नाम दिया लियोनाइजेशन। अब बेटा उसमें हमें जाने की जरूरत नहीं है, मेहरबानी करके इतना याद रखो कि फीमेल में एक एक्स क्रोमोसोम बेटा हाईली हेटेरोक्रोमेटाइज चला गया होता है, और उसको पहली बार बेटा एक साइंटिस्ट ने देखा जिसका नाम था मुर्रे बार, और इसीलिए बेटा इसका नाम पड़ा बार बॉडी। और जो ये बार बॉडी है, जब हम बेटा सेल्स को स्टेन करते हैं ये बेटा क्रोमोसोम ज्यादा स्टेन लेता है और ये बेटा शाबाश चमकता है। इसी स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं बार बॉडी। तो दैट मींस कि बेटा अगर ये डॉक्टर फीटल सेल्स को स्टेन करेगा बार बॉडी आई, सो दैट मींस कि बेटा मां के यूट्रस में जो बच्चा पल रहा है वो फीमेल है। अगर बार बॉडी नहीं आ रही है तो ये मेल है। अब बेटा बहुत सारे डॉक्टर बेटा बदकिस्मत, मैं कहता हूं जमीर फरोश, तो क्या कर देते हैं, वैसे तो बेटा नेचुरली नॉर्मली ऐसा कोई नहीं करता है, मगर बेटा देखा गया इसीलिए तो बैन हुआ। तो देखिए बेटा वैसे तो डॉक्टर बेटा इस इलीगल प्रैक्टिस में कभी नहीं आते हैं, मगर जो आएगा तो इंसान नहीं कहलाएगा। अब देखिए बेटा यहां पे क्या होगा, अगर बेटा अब डॉक्टर को लगा कि बार बॉडी आ रही है तो ये बेटा इस फीमेल को या अबॉर्ट कर देता है, इस बच्चे को अबॉर्ट करता है।
आमतौर बेटा फीमेल्स का ज्यादा फीटिसाइड हो जाता है। तो इसलिए इंतहाई गुनाह फ्रॉम इस्लाम पॉइंट ऑफ व्यू और इंतहाई जुर्म कानून पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद बेटा अगला, व्हाट आर द सजेस्ट रीजंस फॉर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन? क्यों पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है? ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। अगर आपको याद होगा प्रीवियस लेक्चर कि मॉर्टिलिटी रेट, मैटरनल मॉर्टिलिटी रेट क्या हो रही है? कम। इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट क्या हो रही है? कम। डेथ रेट क्या हो रही है? कम। क्यों बेटा ये सब कुछ कम हो रहा है? क्योंकि मेडिकल साइंस बहुत ज्यादा एडवांस हो चुका है, बहुत ज्यादा। पहले पहले बच्चे जो मरते थे बेटा, नियोनेट मरते थे मामूली से चीजों से, आज मेडिकल साइंस बहुत ज्यादा एडवांस हो चुका है। और उसके बाद बेटा जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में ज्यादा बेटा पॉपुलेशन आ चुकी है, इससे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है। सो यही तो लिखना आपको। उसके बाद बेटा लास्ट क्वेश्चन इन आवर, सो ये तो मैंने कल डिस्कस किया था। चले बेटा इसी के साथ आपका जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है पूरा कंप्लीट हुआ। इन क्वेश्चंस पे बेटा अच्छी तरह से ध्यान दीजिएगा और इंशाल्लाह बेटा यही देखेंगे, भरोसा है कि इसी में बेटा आपके क्वेश्चंस फंस जाएंगे। इन पे अच्छी तरह से नजर रखिएगा। तो कल बेटा हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर आएंगे, जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन। उस पे भी बेटा हम 3 लेक्चर्स आपको देंगे। हम क्यों बेटा थोड़ा बहुत इसको बढ़ा रहे हैं, ताकि जिन बच्चों ने टोटली पढ़ा ही नहीं है उनको बेटा ये सहारा मिलेगा। बैठिए, खुदा के हवाले। अल्लाह आपको कामयाब करे, मुझे भी, आपको भी, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। अस्सलाम वालेकुम।